स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम 5 पार्ट इतिहास का पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 6 हिंदी मीडियम SST यानी सामाजिक विज्ञान का। पाठ का नाम है हर्ष, चालुक्यों और पल्लवों का काल। थे ना, तो उनका अपन को उनके जो समय था उसके बारे में अपन को इस पाठ में जानकारी मिलेगी, है ना। तो पहला शुरू करते हैं। सम्राट हर्षवर्धन। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में देश में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। 6ठी शताब्दी के मध्य में गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो चुका था। इस कारणवश समूचे भारत में बहुत से छोटे छोटे राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ। गंगा नदी के किनारे में दो नई शक्तियां प्रादुर्भाव में आईं, थानेश्वर के वर्धमान और कन्नौज के मोकबरी। हर्षवर्धन थानेश्वर के वर्धमान राजवंश का महान शासक था। वर्धमान राजवंश। प्रभाकर वर्धन वर्धमान राजवंश का प्रथम शासक था। उसकी राजधानी का नाम थानेश्वर था, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के समीप एक छोटा सा राज्य है। युद्ध में 606 ईस्वी में उसकी मृत्यु होने के पश्चात राजवर्धन थानेश्वर की राजगद्दी का उत्तराधिकारी बना। वह बंगाल के शासक द्वारा धोखे से मारा गया। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जब केवल 16 वर्ष की आयु का था, थानेश्वर की राजगद्दी पर सिंहासनरूढ़ हुआ, मतलब सिंहासन पर बैठा। हर्षवर्धन का सम्राट हर्षवर्धन का साम्राज्य पूर्वी पंजाब से लेकर समूचे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, मिस्र एवं हिमालय के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ था। बौद्ध धर्म का अनुयायी। अपने प्रारंभिक काल में वह भगवान शिव और सूर्य देवता का उपासक था। बाद में वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। उसने उसके सुधार और विकास के लिए कई उपाय किए। उसने नए मठों का निर्माण करवाया और पुराने मठों की मरम्मत करवाई। उसने बौद्ध धर्म के विद्वानों की एक सभा कन्नौज में आयोजित करवाई। उसने बौद्ध भिक्षुओं को विशेष अनुदान, भूमि और धन के रूप में दिया। वह बौद्ध संतों की सभाओं का आयोजन किया करता था, जिससे बौद्ध धर्म के महायान पंथ को प्रोत्साहन और लोकप्रियता प्राप्त हो। सम्राट हर्ष अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता का व्यवहार रखता था। उसके शासनकाल में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। हर्षवर्धन की विद्वता। सम्राट हर्षवर्धन स्वयं भी एक विद्वान था। हर्ष ने 3 संस्कृत नाटकों रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागरनंदा की रचना की थी। सम्राट हर्ष साहित्य और विद्वानों के महान प्रशयदाता थे। उसकी जीवनी के रचयिता बाणभट्ट ने हर्षवर्धन और कादंबरी पुस्तकों की रचना की। वह विद्वानों को उदारता के साथ दान दिया करते थे। उन्होंने राज्य की आमदनी का 1/4 हिस्सा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित कर दिया। हर्ष ने उदारता के साथ शैक्षणिक संस्थानों जैसे नालंदा, काशी, वल्लभी और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को दान प्रदान किया। इस कारण ही संस्कृत भाषा और साहित्य नेक्स्ट पेज पर उसके शासनकाल में समृद्धि को प्राप्त हुए। उसके शासनकाल में भौतिकी, औषधि विज्ञान, खगोल विद्या, आध्यात्मिक विज्ञान, व्याकरण, तर्क विज्ञान इत्यादि भली प्रकार से विकसित हुए। हेनसोंग युआन चंबांग एक चीनी बौद्ध यात्री था, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 ईस्वी में भारत में आया था। यहाँ पर 14 वर्ष के प्रवास के पश्चात वह भारत में 644 ईस्वी में चीन वापस लौट गया। वह भारत में बौद्ध साहित्य को एकत्रित करने के लिए और भगवान बुद्ध से संबंधित स्थानों एवं बौद्ध धर्म स्थलों का भ्रमण करने के लिए आया था। उसने कपिलवस्तु, सारनाथ, बोध गया और कुशीनगर की यात्राएं भी की। उसने 5 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। वह सम्राट हर्षवर्धन के मेहमान के रूप में कई बार ठहरा। भारत में अपने अभियान की समाप्ति पर हेनसोंग अपने साथ भगवान बुद्ध के 150 स्मृति चिन्हों, सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं, प्रकृतियों एवं 657 हस्तलिपियां, पुस्तकीय खंडों के साथ, जो 26 घोड़ों के काफिले पर लदे हुए थे, चीन वापस लौट गया। वह चीन में 645 ईस्वी में वापस पहुंचा। उसने अपने भारत प्रवास के समय के अनुभवों और अपने विचारों को अपनी पुस्तक शी यू शी में अभिलेखित किया। यह सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल और उसके
समय के जीवन का आलेख है। हर्ष के काल में सामाजिक राजनीतिक जीवन कैसा था, इसके बारे में पढ़ेंगे। हर्ष एक विद्वान और दयालु प्रशासक था। देश के विद्यमान अन्य राज्यों के स्वतंत्र सम्राटों ने सम्राट हर्ष की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया था और वे उसको नियमित रूप से अपनी भेंटें और सम्मान प्रदान किया करते थे एवं साथ ही उसकी युद्ध कला के साथ सहायता प्रदान किया करते थे। हर्ष अपने मंत्रियों, राजकुमारों और अन्य अधिकारियों की सहायता से प्रशासन का कार्य सुचारू ढंग से किया करता था। उसका संपूर्ण साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था जिन्हें देश कहा जाता था। यह प्रांत अथवा देश जिलों के रूप में विभाजित थे जिन्हें प्रदेश कहा जाता था। किसी एक जिले के प्रभारी अधिकारी को आयुक्त कहा जाता था। जो लोग किसी प्रांत के प्रभारी हुआ करते थे उनको कुमार मर्त्य के नाम से भी जाना जाता था। बौद्ध धार्मिक सभाएं। सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल के पश्चात बौद्ध धर्म की धार्मिक सभाओं का आयोजन करवाता था। सन 643 ईस्वी में हेनसोंग ने स्वयं एक ऐसी सभा देखी जो कन्नौज में आयोजित हुई। यह उस समय हर्षवर्धन ने साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी उस समय। असम और वल्लभी क्षेत्र के 20 सहायक राज्यों के साथ ही इस सभा के 4000 बौद्ध भिक्षुओं और 3000 जैन एवं ब्राह्मण विद्वानों ने हिस्सा लिया था। इस सभा में विभिन्न विद्वानों के विचार विमर्श 23 दिनों तक चलते रहे थे। सन 643 ईस्वी में आयोजित कन्नौज की सभा के पश्चात प्रयाग यानी इलाहाबाद में अगली सभा आयोजित हुई। यह सभा हेनसांग के सम्मान में और महायान पंथ को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से आयोजित हुई थी। इस सभा में सम्राट हर्षवर्धन ने भगवान बुद्ध की प्रथम दिन उपासना की तथा भगवान बुद्ध की मूर्तियों की अगले दिन उपासना की। तीसरे दिन भगवान शिव की उपासना की। उसने अपना धन दान दे दिया और प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ आया था उसे भिक्षा और उपहार प्रदान किए। उसने यहाँ तक कि स्वयं के वस्त्र भी दान में दे दिए और उन्हें स्वयं के लिए तथा हेनसोंग के लिए अपनी बहन राजश्री ने वस्त्रों की भिक्षा मांगनी पड़ी। इसके द्वारा दिए जाने वाले दान का ऐसा विवरण है कि जो किसी राजा या देश काल में नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट पेज पे आइए। हर्ष के द्वारा घोषित विश्वविद्यालय महाराष्ट्र सम्राट हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय जो गुप्त शासकों द्वारा स्थापित किया गया था ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर लिया और यह ज्ञान का मुख्य केंद्र बन गया। लगभग 10 से विद्यार्थी 1000 से विद्यार्थी यहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे। इसको सही कर लेना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो विद्यार्थी यहाँ पर उच्च शिक्षा ग्रहण प्राप्त करते थे। ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य के पठन पाठन के साथ ही यहाँ पर दर्शन शास्त्र, तर्क विज्ञान, व्याकरण, औषधि विज्ञान, खगोल विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान, कला और वास्तुशिल्पों पर भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। सम्राट हर्ष नालंदा विश्वविद्यालय के महान संरक्षक और प्रशयदाता थे। यह भारतीय और विदेशी विद्यार्थियों का महान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। हेनसांग ने स्वयं भी इस विश्वविद्यालय में 5 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की। वह यहाँ पर धर्म और दर्शन की शिक्षा की भी प्रदान किया करता था। इस विश्वविद्यालय के मुख्य प्रमुख का नाम शीलभद्र था। यह पद वर्तमान युग में विश्वविद्यालय के कुलपति के समान होता है। तक्षशिला, उज्जैन और गया उस समय के अन्य विश्वविद्यालय थे। प्रत्येक विश्वविद्यालय का शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में अपना एक विशिष्ट स्थान था। हर्ष अपने राजस्व का 1/4 भाग का प्रयोग शिक्षा और विद्वानों को अनुदान देने के लिए करते थे। विश्वविद्यालयों पर होने वाला खर्च राज्य के द्वारा प्राप्त अनुदान और समृद्ध लोगों से प्राप्त दान से पूर्ण होता था। नालंदा विश्वविद्यालय को अपने द्वितीय खर्चों के लिए 100 गांवों से राजस्व की प्राप्ति होती थी। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में बिना किसी उत्तराधिकारी के हुई। इसके पश्चात उत्तर भारत में एक बड़ी अव्यवस्था की स्थिति बन गई थी। बहुत से शासकों ने स्वयं के लिए अलग स्वतंत्र राज्यों का गठन कर लिया था। एक संयुक्त भारत का गौरवशाली और सशक्त सेना
सशक्त होना लंबे समय तक के लिए समाप्त हो गया था। सम्राट हर्षवर्धन वह अंतिम शासक था जिसने एक संयुक्त उत्तरी भारत के क्षेत्र पर शासन किया था। चालुक्य और पल्लव। सातवाहन राजवंश के शासक भारत के दक्षिण क्षेत्र में बहुत सशक्त राज्य थे। इसके पतन के परिणाम स्वरूप बहुत से छोटे छोटे राज्य शासक बनकर उभरे। 6वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य में दो दक्षिण भारतीय राज्य चालुक्य और पल्लव राज्य प्रमुखता के साथ सशक्त रूप में उभर कर आए। इस खंड में इनका अध्ययन हम करेंगे। चालुक्य शासक। चालुक्यों ने 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपने राज्य की राजधानी वातापी, जो आधुनिक युग में कर्नाटक का बादामी नगर है, को बनाया। चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय 608 ईस्वी से 642 ईस्वी तक उत्तर में सम्राट हर्ष का समकालीन था। वह चालुक्य राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। उसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। सम्राट हर्ष अपने साम्राज्य की सीमाओं को इस नदी के आगे नहीं बढ़ा सके थे। जब पुलकेशियन द्वितीय ने गुजरात, मालवा, बेंगी और कांचीपुरम पर विजय प्राप्त की, नर्मदा नदी चालुक्य राज्य की उत्तरी सीमा रेखा थी। इस विजय अभियान ने उसको ऐसा प्रभुत्व वाला महान प्रदेश प्रदान किया जिसकी सीमाएं अब अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक और नर्मदा नदी से लेकर पलार नदी तक फैली थी। नेक्स्ट पेज पे है। पुलकेशियन द्वितीय ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को पराजित किया था, लेकिन सन 642 ईस्वी में महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन ने पुलकेशियन द्वितीय को पराजित करने के साथ ही मार भी डाला। चालुक्य शासनकाल में राज्य की स्थिति। चीनी यात्री हेनसांग ने पुलकेशिन द्वितीय के राज्य की यात्रा की थी। उसने अपने संस्मरणों में राजा और वहाँ की प्रजा की अव्यवस्था के बारे में अपने शब्दों में प्रयोग किया। कैसी व्यवस्था की स्त्री। चालुक्य शासनकाल में दक्षिणी पूर्वी एशिया, ईरान और अरब के साथ व्यापारिक संबंध विद्यमान थे। राजनीतिक संबंध। चालुक्य राजाओं के ईरान के राजा खुसरान के साथ राजनीतिक संबंध भी थे। धार्मिक नीति। चालुक्य शासकों द्वारा अपनाई गई धार्मिक नीति उदार और सहिष्णु से परिपूर्ण थी। यद्यपि चालुक्य शासक हिंदू थे, लेकिन वे अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता रखते थे। उन्होंने प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर रखी थी। जब ईरानी जरथुस्त्र ने धर्म के पारसी अनुयायी अपने देश में मुस्लिम आक्रमणकारियों से सुरक्षा हेतु भागे, तो उन्होंने चालुक्य राजाओं से उसके राज्य में बसने और अपना धर्म का पालन करने की स्वीकृति प्राप्त हुई। चालुक्य शासकों ने जो हिंदू धर्म के अनुयायी थे, बहुत से हिंदू देवताओं जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण करवाया। बादामी में स्थित भगवान विष्णु का मंदिर, पट्टकाई में स्थित शिव मंदिर और विष्णु भगवान का एलोब मंदिर अपनी धार्मिक और पौराणिक प्रभाव वाली शिल्पकला के प्रसिद्ध हैं। अजंता और एलोरा के शिल्प और चित्रकारियाँ और वातापी का उत्कृष्ट पत्थरों पर उकेरे गए मंदिर का निर्माण चालुक्य शासकों के संरक्षण में हुआ। पल्लव शासक। पल्लव लोग सातवाहन शासन काल में छोटे सरदार अथवा प्रमुख हुआ करते थे। सातवाहन राजवंश के पतन के उपरांत पल्लव सरदार स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपना नियंत्रण दक्षिण दिशा में अन्य क्षेत्रों जैसे चेन्नई के निकट कांचीपुरम क्षेत्र में स्थापित किया। सर्वोच्चता की प्राप्ति हेतु दक्षिण के पल्लव एवं उत्तर के चालुक्यों के मध्य हुए एक लंबे संघर्ष के उपरांत पल्लव शासक दक्षिण के क्षेत्र में प्रभुत्व वाली शक्ति के रूप में उभर कर आए। उन्होंने कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया। पल्लव राज्य की सीमाओं में आधुनिक काल के अर्काट, चेन्नई और तिरुचिरापल्ली जिलों के क्षेत्र आते थे। 694 ईस्वी में पल्लव शासक पुनः चालुक्यों द्वारा पराजित हुए। उनके पश्चात उनकी शक्ति का पतन प्रारंभ हो गया। एक चालुक्य सामंत आदित्य चोल ने अंतिम पल्लव राजा को 9वीं शताब्दी के अंत में पराजित कर दिया। पल्लव शासनकाल में राज्य की व्यवस्था। धार्मिक स्थिति। जब चीनी यात्री हेनसांग ने पल्लव राज्य की यात्रा की, उसने अपने संस्मरणों में आलेखित किया कि वहाँ की प्रजा सरल और ईमानदार हुआ करती थी। लोग
बौद्ध अथवा हिंदू धर्म का पालन किया करते थे। वहाँ पर जैन धर्म के अनुयायी थे। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में उसने भगवान शिव की उपासना प्रारंभ कर दी थी। पल्लव शासक हिंदू धर्म के नेक्स्ट पेज पे हैं के अनुयायी थे। वे भगवान शिव अथवा भगवान विष्णु की उपासक किया करते थे, लेकिन साथ ही वे अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखते थे। बच्चों, आज हम इस पाठ को यहीं पर छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे, इसको यहीं से शुरू करेंगे, शिल्प और वास्तुकला, ठीक है ना, और इसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। अब तक आप इतना पढ़ लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।